हमारा चैप्टर है 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें हम पहले बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो इसमें मतलब पहला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसमें चार पांच वर्ड्स है वो याद रखो। एक ऑब्जेक्टिव, एक रिसोर्सेज, एक पॉलिसीज और एक एक्विजिशन। ये प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने का, फर्म के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने का। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए। फॉर्मुलेशन होती है पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन पॉलिसीज ताकि वो गवर्न कर सके। एक्विजिशन, यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनके वो एक्विजिशन कर सके, गवर्न कर सके। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में फैक्ट इन्वॉल्व होता है कि इंटरेक्टिव एंड ओवरलैपिंग प्रोसेस है, ये यहाँ तक हो जाएगा। इंटरेक्टिव एंड ओवरलैपिंग प्रोसेस ये यहाँ तक हो जाएगा सब। अब इसमें क्या होता है, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी एक अलग टॉपिक है इसमें। तो इसमें क्या होता है, दो अप्रोचेस होती है, मतलब एक होती है क्लस्टर और थीम अप्रोच, और दूसरी होती है सिनेरियो एनालिसिस। जो क्लस्टर वाली होती है उसमें क्या होता है कि ये ना एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है जो एमर्ज होता है डजन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज। अब दर्जनों जो अपनी अनिश्चितताएं होती है ना उनके साथ ये एमर्ज होता है। इसको मैनेज करने के लिए इसको ज़रूरी है कि हम इसे ग्रुप करें लॉजिकल क्लस्टर या थीम में, मतलब इसको ग्रुप करना पड़ेगा अपने को। आफ्टर दैट उसके बाद उसे ना मतलब चेक करेंगे किसके बेसिस पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस बेसिस पे इसको चेक करेंगे। इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज है वो सेट की जाती है और एक्शन लिए जाते हैं। अब देखो मतलब ये देखो यहाँ से टिपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस emerge with dozens of uncertainties to be manageable that need to be grouped into logical cluster or theme. It is useful to assess the importance of each cluster in order to prioritize with respect to information gathering and analysis. इसको अपने इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं लास्ट लाइन को। अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज आर सेट एंड एक्शन आर टेकन। अब इसका सेकंड है सिनेरियो एनालिसिस। इम्पैक्ट इसमें देखते हैं, दिया ना सिनेरियो एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी होता है वो रिप्रेजेंट की जाती है फ्यूचर के ट्रेंड और इवेंट के थ्रू। मतलब वो क्या होते हैं, वो इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी होते हैं, मतलब वो अपने को मतलब अंदर से मतलब प्रेडिक्ट कर नहीं सकते अपने को। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और एडिशनल एनालिसिस वो भी इतना एबल नहीं हो सकता कि वो अपने अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दे। मतलब बोल देते हैं ना अपना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे और ज़्यादा एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन वो भी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे केस में सिनेरियो एनालिसिस है वो एम्प्लॉय किया जाता है। सिनेरियो एनालिसिस है वो अनसर्टेनिटी को जैसे वो होते हैं ना जो कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है और डिस्क्राइब करता है बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ये देखो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ये वाला पैराग्राफ है ना ये वाला, इसमें ना बस मैं बोल रही हूँ ना एक बार समझो उसको। मतलब कई बार क्या होता है समटाइम्स स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी वो रिप्रेजेंट की जाती है फ्यूचर ट्रेंड्स और इवेंट्स के थ्रू, मतलब वो इनहेरेंट होते हैं जिसको हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे और एनालिसिस कर लेंगे तो वो भी इतना एबल नहीं होता कि वो अपने अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दे। ऐसे केस में सिनेरियो एनालिसिस है उसे एम्प्लॉय किया जाता है। सिनेरियो एनालिसिस बेसिकली वो जो अनसर्टेनिटी जैसे कि जो कि त्यों होती है ना एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर लेता है और स्ट्रेटेजीज मतलब उसके बाद डेवलप की जाती है हर एक के लिए। अब इम्पैक्ट क्या है अनसर्टेनिटी का, इम्पैक्ट जो हर एक एलिमेंट होता है ना स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का उसमें कुछ शामिल होता है पोटेंशियल ट्रेंड इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट हो सकता है प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में प्रपोज्ड में और इवन पोटेंशियल बिजनेस पे। मतलब जो हर एक एलिमेंट होता है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का उसमें शामिल होता है एक संभावित ट्रेंड या इवेंट जिसका इम्पैक्ट हो सकता है प्रेजेंट पे, प्रपोज्ड पे या फिर कोई पोटेंशियल संभावित जो भी बिजनेस होगा ना उस पर। जो इम्पैक्ट होता है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का वो डिपेंड करता है कि जो एसबीयू फर्म का जो मतलब जो इम्पैक्टेड एसबीयू है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी फर्म के लिए। कुछ एसबीयू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों से। द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड एसबीयू में बी इंडिकेटेड बाय देयर एसोसिएटेड सेल्स। जो इंपॉर्टेंस थी उस एस्टेब्लिश्ड एसबीयू की उसे हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी जो एसोसिएटेड सेल्स कितनी थी, प्रॉफिट उसके कॉस्ट की तरह। हाउ सच मेजर्स माइट नीड टू बी सप्लीमेंटेड, ऐसे मेजर में सप्लीमेंट करना चाहिए पोटेंशियल ग्रोथ के लिए जो कि प्रेजेंट करें सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट में नीड टू बी रिफ्लेक्टेड द ट्रू वैल्यू। ये देखो इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें देखो
हर एक ये देखो पहले तो ईच एलिमेंट वो पोटेंशियल ट्रेंड इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट और पोटेंशियल बिजनेस, पहले तो इसको यहाँ तक करो बिजनेस तक। और उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, जो इम्पैक्ट है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का वो डिपेंड करता है कि इंपॉर्टेंस क्या थी उस एसबीओ की फॉर्म में। कुछ एसबीओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों से, और उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं उसकी जैसे सेल्स, ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने इम्पैक्ट क्या होता है अनसर्टेनिटी का। अब आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। पहले देखो मतलब होता क्या है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि अपने बहुत सारे अपने को अल्टरनेटिव कोर्स दिए होते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा कोर्स होता है ना अपने को वो सिलेक्ट करना होता है, इसलिए ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को पूरा कर सके। अब इसमें क्या बोल रखा है देखो, डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यहाँ तक ये हो गया इसका। एक है ना आपने मतलब मेजर डायमेंशन, वो तो डायमेंशन दिया है। एक यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड ग्लेग स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, मतलब उसमें क्या क्या होता है उसमें डेफिनेशन दी हुई है अपने को एक। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, तो डेफिनेशन होती है बिजनेस की, उसमें क्या होता है शामिल होता है बिजनेस होता है, प्रोडक्ट है जिसे हमें हैंडल करना है, मार्केट जिसे हमें सर्व करना है, फंक्शन जो कि हमें परफॉर्म करना है, मेजर पॉलिसीज जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिएगी ताकि वो अपने डिसीजन है उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। और मतलब अब डायमेंशन क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन के, इसमें मतलब है ना 6 डायमेंशन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब याद रखो एक टॉप मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर रिसोर्स उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए, हमें कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर उन्हें कंसीडर करना है, उनका जो इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का, इसका इम्पैक्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, लंबे समय तक हमारी जो प्रोस्पेरिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, इनका मतलब इनके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो क्या होते हैं मेजरली क्या होता है वो मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है उसमें क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसमें इन्वॉल्व होती है थिंकिंग इन टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं। हंस इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए कॉल कर रही है बुला रही है, उन्हें ज़रूरी होता है कि वो उन्हें एक बार ना टॉप मैनेजमेंट कंसीडर कर ले, एक बार टॉप मैनेजमेंट है वो कंसीडर कर ले। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करिए, एक फर्म उसे चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ह्यूज अमाउंट में फंड्स चाहिए, एंड असाइनमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, मतलब इसमें ये बात याद रख लो कि कोई फर्म है जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे ना उसे बहुत ज़्यादा फंड चाहिएगा। अब कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर इन द फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है जो स्ट्रेटेजिक फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें क्या क्या शामिल है, ओरिएंटिंग इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट टू द चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इत्यादि को ओरिएंटिंग इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट टू द चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है ना उसमें ये शामिल होता है कि हम प्रोडक्ट करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे फ्यूचर के एनवायरमेंटल कंडीशन की, कि कैसे ओरिएंट करता है चेंज कंडीशन के लिए वो उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजन उसके यूजुअली क्या होता है मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस होते हैं एज दे इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन टोटलिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो अफेक्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सेक्शन को अलग अलग डिग्री में। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, जैसे कि हम पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक डायनामिक प्रोसेस है फॉर्मुलेट करने का, इम्प्लीमेंट करने का, इवोल्यूशन करने का एंड कंट्रोल करने का, स्ट्रेटजीज रियलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब किन किन चीज़ों का एक डायनामिक प्रोसेस है फॉर्मुलेशन बनाने का, लागू करने का, मूल्यांकन करने का, स्ट्रेटजीज को कंट्रोल करने का, रियलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है उसे हम फिलोसफिकल बेस की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं भी एसएम का फिलोसफिकल बेस है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टैंड द फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इम्प्लाइज द पर्पज विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर टू अचीव। एलिमेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के,
पहला होता है मतलब इसके 5 होते हैं। एक होता है विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जो विजन होता है ना, विजन इम्प्लाई करता है कि ब्लूप्रिंट है। विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। विजन है वो कंपनी का जो फ्यूचर पोजीशन होता है उसका ब्लूप्रिंट है, उसे इम्प्लाई करता है। ये डिस्क्राइब करता है कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लैंड करना चाहती है। ये डिपिक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशंस एंड, ये देखो सॉरी, ये डिपिक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। ये दर्शाता है, डिपिक्ट का मतलब दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्पिरेशंस क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्पिरेशंस है, और हमें ग्लिम्प्स प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, किस तरह मतलब बनना चाहती है वो। ब्लूप्रिंट हो गया कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का। ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लैंड करना चाहती है, और ये दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशन एंड प्रोवाइड करता है ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। मिशन क्या होता है? मिशन होता है ना, वो डिफाइन करता है फर्म्स के बिजनेस को, इसके गोल्स को एंड वेज को, कि कैसे वो गोल्स तक पहुंचेगी। मिशन डिफाइन करता है फर्म के बिजनेस को, फर्म के गोल को और उसके वेज, वो किस तरह से गोल तक पहुंचेगी। ये एक्सप्लेन करता है रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। ये रीज़न बताता है कि जो फर्म है ना, वो हमारी सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट कर रही है। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द कंपनी। ये डिज़ाइन किया गया है जो हमारे पोटेंशियल शेयर होल्डर है और इन्वेस्टर है कि वो समझे कंपनी को, ये उनकी हेल्प हो जाए कि वो कंपनी को समझे। मिशन स्टेटमेंट हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में व्हाट बिजनेस द कंपनी अंडरटेक, क्या बिजनेस है जो कंपनी कर रही है, ये मैं आइडेंटिफाई करने में। और ये डिफाइन करता है प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़, एक्टिविटीज़, कस्टमर फोकस एंड रोल इन सोसाइटी। ये डिफाइन करता है हमारी प्रेजेंट में क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कस्टमर का फोकस और सोसाइटी में उनका रोल। बिजनेस डेफिनेशन ये ना मतलब क्या है कि ये इट सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म। जो बिजनेस फर्म ने ले रखा है ना, ये उसको एक्सप्लेन करना चाहता है, जो मतलब किसकी रिस्पेक्ट में, जो कस्टमर की नीड्स है उनकी रिस्पेक्ट में, टारगेट मार्केट में एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज इनकी रिस्पेक्ट में। किन किन चीज़ों की रिस्पेक्ट में कस्टमर की क्या जरूरत है, टारगेट मार्केट एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशन वन कैन असर्टन, मतलब बिजनेस डेफिनेशन की हेल्प से ना कोई भी असर्टन कर सकता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस की चॉइस क्या है। ये स्ट्रक्चरिंग है वो भी बिजनेस डेफिनेशन पे ही डिपेंड करती है। बिजनेस डेफिनेशन मतलब क्या समझे आप, ये चाहता है एक्सप्लेन करना बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर नीड्स, टारगेट करता है मार्केट्स को एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस डेफिनेशन एक वो पता कर सकता है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइस क्या है। स्ट्रक्चरिंग आल्सो डिपेंड ऑन बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस मॉडल जैसे कि नाम बता रहा है, स्ट्रेटेजी है इफेक्टिव बिजनेस के इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए, मतलब ताकि बिजनेस ना वो इफेक्टिव तरीके से काम करे। असर्टनिंग करना इनकम का सोर्स, डिजायर्ड कस्टमर बेस, फाइनेंशियल रिटर्न। राइवल फर्म्स ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री रिलाई ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस। जो हमारी राइवल फर्म, जो हमारी कॉम्पिटिटर फर्म होती है, वो उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही होती है और वो अलग अलग बिजनेस मॉडल पर रिलाई करती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है उसके कारण। अब आती है हमारी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की। ये जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है ना, वो बेस है मेजरमेंट का, मतलब जो मेजर करें ना उसका बेस है। गोल्स है वो एंड रिजल्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अचीव करना, मतलब कोशिश करिए अचीव करने की। और जो ऑब्जेक्टिव है ना, दूसरे और देखें तो वो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट है। मतलब गोल्स तो क्या थे, एंड रिजल्ट से, मतलब हैंड में जो हमारे रिजल्ट, और जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट है जो हेल्प करते हैं अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, जो हमें गोल में को पूरा करने में अकम्प्लिशमेंट में हेल्प करते हैं। अगर प्रैक्टिस में देखें तो कोई भी मतलब प्रैक्टिस में जब डेली में देखते हैं ना, डेली रूटीन में, तो अपने को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है और दोनों टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है प्रैक्टिस में, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन डिफरेंस है क्योंकि गोल्स है वो तो एंड रिजल्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, और ऑब्जेक्टिव है वो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट है। तो ये इनमें डिफरेंस है, लेकिन जब प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो अपने को इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब विजन क्या होता है, पहले तो अपने बात कर रहे थे एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, उसमें अपने विजन की बात की थी। अब विजन, स्ट्रेटेजिक विजन है मतलब क्या होता है, अपने को सब बताना है एक बार।
ये देखो इसकी डेफिनेशन, ये जो है ना, एक सेकेंड, ये वाली, ये देखो, एक स्ट्रेटेजिक विजन है वो रोड मैप होता है कंपनी के फ्यूचर का, जो हमें प्रोवाइडिंग specifics about technology and customer focus, geographic and product market to be pursued, the capabilities it plans to develop and the kind of company the management, किस टाइप की कंपनी जो मैनेजमेंट ट्राई करिए क्रिएट करने का। एक स्ट्रेटेजिक विजन है वो कंपनी के फ्यूचर की रोड मैप होता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक्स टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस के बारे में, द जोग्राफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट जो हमें परस्यू करना है, द कैपेबिलिटीज इट प्लान टू डेवलप एंड द काइंड ऑफ कंपनी, किस काइंड की कंपनी जो मैनेजमेंट ट्राई कर रही है क्रिएट करने का। स्ट्रेटेजिक विजन है डिफाइन करता है कि मैनेजमेंट, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कुछ और है जो इस बार ऐड हुआ है नया, एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा अपने ये भी पढ़ेंगे थोड़ा। स्ट्रेटेजिक विजन होता है वो डिफाइन करता है मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस, मैनेजमेंट क्या एस्पिरेशन है बिजनेस के लिए, प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑफ द वेयर वी आर टू गो, हमें कहाँ जाना है, एंड अ कन्विंसिंग रैशनल फॉर व्हाई दिस मेक्स गुड बिजनेस सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक। छोड़ो इसको, एलिमेंट क्या है स्ट्रेटेजिक, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। हमें ना मिशन स्टेटमेंट के साथ आना है जो कि डिफाइन करेगी व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली, किस बिजनेस में कंपनी अभी है, और कन्वे करेगी प्रिंसिपल हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। ये याद कर लेना, एमसीक्यू में आता है, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, अब हम कहाँ हैं, हम कौन है, अब हम कहाँ हैं। इसमें क्या है, कमिंग अप विद आ मिशन स्टेटमेंट, ये तो याद होना ही चाहिए, हेडिंग है इसकी, कमिंग अप विद आ मिशन स्टेटमेंट, जो कि डिफाइन करती है क्या बिजनेस है, ऐसा क्या बिजनेस है जिसके अंदर कंपनी अभी काम कर रही है, और कन्वे करती है किसकी एसेंस, हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ। यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग ऑन लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइस अबाउट वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में बताएं। हम यूज़ करें ना मिशन स्टेटमेंट बेसिस के रूप में डिसाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स, जो हमें एक चॉइस बना के देगा वेयर वी आर गोइंग, मतलब इसकी हेडिंग हो सकती है यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज बेसिस, क्या किस चीज़ का बेसिस डिसाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइसेस अबाउट वेयर वी आर गोइंग, अब यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज अ बेसिस, ये इसकी हेडिंग है। पहले वाले की कमिंग अप विद द मिशन स्टेटमेंट, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन इन क्लियर एक्साइटिंग टर्म्स दैट वुड अराउज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिट, ये मतलब कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजिक विजन को बताना क्लियर एक्साइटिंग टर्म में, जो कि अरोज कर देगा ऑर्गेनाइजेशन की वाइड कमिटमेंट को। अब ये सब है ना, इसको मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, तो एक बार देख लो। हमें मिशन स्टेटमेंट के साथ आना है जो कि डिफाइन करेगी व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली कंपनी किस बिजनेस में है। यूजिंग मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट इसको बेसिस के रूप में यूज़ करेंगे डिसाइड करने के लिए ऑन अ लॉन्ग टर्म कोर्स, मेकिंग चॉइसेस अबाउट वेयर वी आर गोइंग। स्ट्रेटेजिक विजन है उसको बताना क्लियर एक्साइटिंग टर्म्स में दैट वुड अरोज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट। ये एग्जांपल आप देख लेना एक बार। और एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। पहला है एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। दो एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज है डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजिक विजन, वो है क्रिएटिवली सोचना भी कैसे हम तैयार करेंगे कंपनी को फ्यूचर के लिए। मतलब एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज है स्ट्रेटेजिक विजन को डेवलप करने के लिए, वो है क्रिएटिवली सोचना कि हम कैसे कंपनी को तैयार करेंगे फ्यूचर के लिए। फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन एंड एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट, मतलब स्ट्रेटेजिक विजन को बनाना इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की एक एक्सरसाइज है फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन। ए वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी तरह से फ्रेम किया हुआ स्ट्रेटेजिक विजन है वो एंथुसियाज्म मतलब उत्साह क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के अमंग्स, उनके बीच में। द बेस्ट वर्डेड विजन
स्टेटमेंट क्लियरली एलिमिनेट डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। जो सबसे अच्छा बड़ा विजन स्टेटमेंट है वो क्लियरली एलिमिनेट करती है द डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। इस पॉइंट को थोड़ा छोड़ दो, 3 पॉइंट मतलब देख लो एक बार, लास्ट वाला पॉइंट मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ वैसे तो क्या कंफ्यूजन है, जो सबसे अच्छा विजन स्टेटमेंट है ना वो क्लियरली हमें एलिमिनेट कर देता है कि डायरेक्शन जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। मिशन, अब मिशन के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में ना व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें देखो आंसर मतलब यहाँ से लिख सकते हैं क्या आपने, इसको समझेंगे मतलब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो टिपिकली फोकस करता है इसके प्रेजेंट बिजनेस स्कोप के ऊपर, मतलब हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट में क्या कैपेबिलिटीज़ है, कस्टमर का फोकस, ये हमने पहले भी देखा था, एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस मेकअप। ए गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी, वो प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए एंड मोटिवेटिंग होनी चाहिए। ये हमने पहले पढ़ा था तो हमने वहाँ से ले लिया। ये क्या क्या पढ़ा, एक जो कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट होती है ना वो फोकस करती है मतलब प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप क्या है उसका, हु वी हम कौन है और क्या है। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट में क्या कैपेबिलिटीज़ है, कस्टमर का फोकस क्या है उसमें, एक्टिविटीज़, बिजनेस मेकअप। ए गुड मिशन स्टेटमेंट हमेशा क्लियर होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, मोटिवेटिंग होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है ये, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास मिशन क्यों होना चाहिए, मतलब कि ये रहा, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास मिशन क्यों होना चाहिए। तो देखो टू एंश्योर यूनिमिनिटी ऑफ पर्पज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें ना मतलब एक उद्देश्य है उसकी एकता है ना उसको एंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मिशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्यों होना चाहिए, मतलब जो हमारा पर्पज़ है उसकी यूनिमिटी, उसकी एकता को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में पर्पज़ मतलब हमारा मिशन होना चाहिए। डेवलप अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, हमें एक बेसिस है वो डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को बांटने के लिए। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ, हमें एक बेसिस प्रोवाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स को, हमें बेसिस है मतलब वो प्रोवाइड करना है मोटिवेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स है वो यूज हो उसके। मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। एस्टेब्लिश करना एक जनरल टोन या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, मैंने एक जनरल सी टोन है वो एस्टेब्लिश करनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो एस्टेब्लिश करना है। हमें एक फोकल पॉइंट है वो सब करना है उनके लिए जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्पज एंड डायरेक्शन के साथ, ठीक है। हमें एक फोकल पॉइंट है वो सब करना है किन के लिए, जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्पज एंड डायरेक्शन के साथ। टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फैसिलिटेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव का ट्रांसलेशन एंड गोल्स का ट्रांसलेशन एक वर्क स्ट्रक्चर में, जिसमें कि इन्वॉल्व होगा assignment of task, responsible element within an organization. To specify organization purpose and the translation of these purpose into goals in such a way that cost, time and performance parameter can be assessed and controlled. हमें स्पेसिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और ट्रांसलेट करना